चलो मित्र, जय हिंद। और आज का लेक्चर आपके लिए काफी खास होने वाला है। टॉप 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के बायोलॉजी का। मेरे दोस्त, आपको जो क्लास 12 के बायोलॉजी की बात करूं, जिसमें से आपको लगभग 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं मेरे मित्र। याद होगा आपको, 70 क्वेश्चन पढ़ा चुके, ठीक है ना। और आज आपका लेक्चर नंबर 8 पढ़ाई होने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन जो है, अगर ये 100 पढ़ लेते हो, आपको कोई नहीं छीनेगा। आप आराम से कर सकते हो 10 में 10, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। यह 10 क्वेश्चन अगर पूरा में पूरा टॉप मतलब सही करना है, तो यह 100 क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। और ये भी 100 क्वेश्चन इतना इजी है ना, इतना इजी तरीके से आपको याद होगा ना, इतना सोच नहीं सकते। डेफिनेशन एकदम मक्खन मिलने वाला है, मक्खन एकदम गर्दा वाला, ठीक है ना। और ये सब का पीडीएफ ले सकते हो, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। केवल आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा। केवल बायोलॉजी नहीं भैया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब मिल जाएगा। बस लेने के प्रयास कीजिए, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए। चलो लेक्चर को शुरू करते बिना देरी किए हुए। तो आज हमारा 70 क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। आज हमारा 71 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है, क्वेश्चन समझोगे मजा आएगा, नहीं समझोगे दिक्कत हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेन होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी प्रभाव के मुख्य उपयोगों का लिखें। जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। देखो, ग्लोबल वार्मिंग 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 के कारण वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, जो जो प्रदूषण फैल रहा है, इसका रीजन क्या क्या हो रहा है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है, ज्यादा गर्मी पड़ रहे हैं। गर्मी पड़ेगा तो बर्फ एरिया जो है, जब बर्फ वाले, जब हमारे हिमालय है, बड़ी बड़े बर्फीला जब टापू है, वो पिघलना शुरू करेंगे। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो वो पिघलने लगेगा। पिघलने लगेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगा, है ना। तो बड़े बड़े शहर भी कहाँ पे, बाढ़ के ही एरिया, मतलब समुद्र के इलाके हैं। जब उसमें बाढ़ आएगा तो पूरा अर्थव्यवस्था तहस नहस। सबसे पहला कारण क्या है, सबसे पहला कारण है कि हिमोचोटी। हिमोचोटी मतलब हिमालय, ठीक है ना। यहाँ पे हिम चोटियां, हिम नदियां पिघलने से समुद्र की ऊंचाई बढ़ रही है। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है, क्या हो रहा है, हिमालय की हिम चोटी जो है, हिम बर्फ जो है, वो पिघल रहे हैं। और पिघलने से समुद्र का तल बढ़ रहा है। तो क्या समुद्री तल की ऊंचाई बढ़ रही है, और यहाँ पे तटीय क्षेत्र और द्वीप डूब जा रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब बर्फ पिघल रहे हैं, तो समुद्र का तल बढ़ेगा। तो जो समुद्र के इलाके, जो टापू है, छोटा छोटा शहर है, क्षेत्र है, वो डूब जा रहे हैं। तो याद रखना, सबसे पहला कारण। दूसरा का कारण क्या है, अब देखो समय क्या हो रहा है। पहले जो होता था, समय, एक समय रहता था कि भाई इतने समय में आपका ये बनेगा। जैसे कि गेहूं है, जिससे अब धान पहले होता था, लोग धान रोपता था सावन में, और धान कटाता था अगहन में। अ, अगहन में कटाता था। अब धान रोपाता है भादों में, सोचो भादों में, कटाता है कार्तिक में, यानी कि 60 दिन में तैयारी। इसमें रीजन क्या होगा, छोटा फल होगा। कोई कोई पौधा ऐसे है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फल छोटा रह रहा है। आम का देखना, आम पहले बड़ा बड़ा होता था, अब छोटा छोटा आम हो रहा है। लीची पहले बड़ा बड़ा होता था, अच्छा था, लीची हो जाता था छोटा छोटा। यानी कि फल का साइज घट रहा है। और साइज घटने से पहले पक जाता है, इस वजह से क्या होगा, उसको उपचार कम होता है। तो समय से पहले पक जाने के कारण अनाज के दानों का आकार छोटा रह जाता है। समय से पहले पक जाता है, क्यों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समय से पहले पक जाएगा, तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, मानव स्वास्थ्य पर और उसकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब देखो, पहले के लोग, हम एक हमारे दादाजी खिस्सा कहा करते थे, अभी भी है हमारे दादाजी, और अब तो नहीं कहते, पहले हम बचपन में हम लोग को सुनाया करते थे। तो दादाजी कहते थे, जब घर बन रहा था, तो घर 3 तल्ला बन रहा था, ठीक है। उस समय नीचे काम कर रहे थे, दादा ऊपर थे छत पर, और काम करवा रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे वो। और नीचे ना एगो लेबर काम कर रहा था, और गड्ढा खोद रहा था, और 3 तल्ला छत पर, और ईंटा का रेलिंग जुड़ा रहा था, ठीक है, रेलिंग। अब सोचो, उस समय एक ईंटा का टुकड़ा, हाफ आधा होगा ना, ईंटा का आधा, आधा टुकड़ा क्या होगा, तो ऊपर से गिरता है। और गिरता, जो नीचे आदमी काम कर रहा था, उसके पीठ पर आके गिरता है। पीठ पर आकर डायरेक्ट गिरता है ईंटा, आधा ईंटा। सोच लो, आधा ईंटा अगर 3 तल्ला पर से आपके देह पर गिराएगा, तो आपका तो हड्डी फसक जाएगा। और जब गिरा, तो नीचे से कथी बोला है, "ए, ढेला काहे मारे तारे"।
उसको लगा कि भाई ढेला गिरा, ढेला मतलब समझ मिट्टी का ढेला होता है। और भाई अतः काम करने लगा, मतलब खाली बोला कि ए ढेला से काहे मरी तारे, ऐसे ढेला से काहे मरी तारे, बस इतना कह के काम करने लगा। मतलब देखो उसमें एनर्जी देखो भाई, उसमें काम करने की क्षमता देखो भाई, उसके पास इतना एबिलिटी है, उसकी हड्डी की मजबूती देखो। आज के जमाना में थोड़ा सा पैदल चलना पड़ जाए पापा के परी को तो बस पूरा घर को सर पे उठा लेती है। नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको स्कूटी चाहिए, हमको उड़ना है, झगड़ा झंझट हो जाता है कि नहीं, रियलिटी है ये। तो क्या हो जाता है, तो अभी जो है मानव स्वच्छता के और कार्य क्षमता पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कार्य क्षमता भी घट गया, कोई काम करना नहीं चाह रहा है, सोचता है कि बैठल बैठल एक छिपा खाना मिलो, आराम से खाओ। लड़की लोग के क्या मिले, गोलगप्पा सबसे पहले, बर्गर, पिज्जा, एकदम बढ़िया बढ़िया चाउमीन, छौमीन, घौमीन सब मिलते रहे। मतलब जितना फूस पाए सब मिले, एकदम मस्त से खाए, एकदम सुता रहे बस एक स्कूटी मिल जाए उड़ने के लिए उड़ने के लिए। और हर महीना हर हफ्ता में को चप्पल मिले ब्रेक मारने के लिए, चप्पल मारने, क्योंकि ब्रेक तुम लोग को पैरे में होता है ना चप्पल में, तो नया चप्पल तो ये सब मिलता रहे, काम खत्म। ठीक है, तो ये अब इसके लिए कारण हो रहे हैं। टारगेट हम किसी का नहीं कर रहे हैं, याद रखियो, ठीक है ना, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। अगला क्वेश्चन है अंतरजातीय प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। देखिए अंतरजातीय जैसे कि कुछ रोग ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत सारा सेल है, बहुत सारा अंग है जो बाहर के रोग को आने से रोकता है। देखना मेरे मित्र, आप बता दे जैसे कि हमारा जो चमड़ा चमड़ा काम करता है, ठंड से बचाता है। देखना चमड़ा जब ठंड ज्यादा लगने लगा, चमड़ा में से एकदम थोड़ा सा मतलब रुआ खड़ा हो जाएगा। मतलब होता क्या है कि हमारा बहुत सारा ऐसा हमारे शरीर में सब्सटेंस है, पदार्थ है, अंग है, तत्व है जो हमारे प्रतिरक्षा करता है हमारे शरीर का। तो क्या देखिए वही कहता है, क्वेश्चन है कि अंतरजातीय प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। देखो यहाँ पे प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के संक्रमण से रक्षा करता है, संक्रमण तो रोग से रक्षा करता है। जब शरीर के विभिन्न अंगों, विभिन्न यहाँ पे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के विरोधी अंग, विरोधी यहाँ पे गांव नहीं अंग, अंग के द्वारा बाहरी कारकों के प्रवेश को रोकता है, तो इसे अंतरजातीय क्या कहते हैं, हम अंतरजातीय प्रतिरक्षा कहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़िए और प्लीज एक बार शेयर करना, शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन है बाह्य स्थान संरक्षण पर प्रकाश डाले। बाह्य स्थान संरक्षण क्या है समझिए, मतलब बाहरी संरक्षण क्या है। देखिए आपतित ग्रसित पौधे एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक निवास स्थान से हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख देना बाह्य स्तन संरक्षण कहता है। जैसे देखो ना, पेड़ पौधा आपके घर अगल बगल, जैसे घर बन रहा है, आपका नया घर बनने लगता है, तो क्या करते हैं, आपके जो पेड़ पौधा रहता है आपके उस जगह पर उसको थल्ला मार दे, जिसको थल्ला कहते हैं भोजपुरिया भाषा में, थल्ला मारना, ठीक है ना, हम लोग कहते हैं थल्ला, हो सकता है थल्ला मार के दूसरे जगह रोप देते हैं। पेड़ पौधे हम जंतुओं को एक स्थान से सुरक्षित दूसरे स्थान तक रख देना क्या कहलाता है, यहाँ पे बाह्य स्थान संरक्षण कहलाता है। वहां पे आपतित ग्रसित पौधे मतलब खराब पौधे एवं जंतुओं के उनके प्राकृतिक निवास, हो सकता है कि कोई कोई स्थान उसके लिए उपयुक्त नहीं है, वहां से हटाकर दूसरे जगह डाल देना, ठीक है ना। प्राकृतिक निवास स्थान से हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान रखा जाता है, तो इसे बाह्य संरक्षण या बाह्य स्थान संरक्षण कहते हैं। समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सह भोजिता एवं सह असहभोजिता पर अंतर करें। देखिए सहभोजिता क्या है और असहभोजिता क्या है समझिए। ऐसे ऐसे पारिस्थितिक क्रिया जिनमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे का हानि होता है, उसे हम लोग कहते हैं सहजातीय, सह आप सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता जो होता है, ऐसे पारिस्थितिक क्रिया होता है जिसमें एक को लाभ एक को हानि, यानी कि एक का लाभ होगा तो एक कहानी, जैसे कि क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में फिक्स है एक ही जीतेगा टीम, यानी कि एक को लाभ एक को हानि फिक्स है। इसमें कंफर्म है कि एक को लाभ एक को हानि होगा, ठीक है ना। तो एक को लाभ और एक को जब हानि होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम कहते हैं सहभोजिता कहते हैं। तो याद रखना ऐसे पारिस्थितिकी क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को हानि, उसे हम लोग, ठीक है ना, हानि नहीं होता है, क्या कहा, एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे को लाभ नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं लाभ न हानि, उसे हम लोग कहते हैं सहभोजिता।
असहभोजिता क्या है? ऐसे परिस्थिति क्रिया जिसमें एक जाति के बर्बाद हो जाता है, एक जाति बर्बाद हो जाता है और दूसरा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब देखो इसमें क्या है, असहभोजिता जो है, इसमें एक तो बर्बाद हो जाता है, दिवालिया बन जाता है। जैसे कि कोई-कोई टीम जैसा होता है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल दें, कोई कंपनी दिवालिया हो जाता है। पहले सहारा इंडिया के नाम से कोई कंपनी था, आज उसका नामो-निशान नहीं है। नाम सुनते हैं सहारा इंडिया का? महालेक्टो, महालेक्टो चॉकलेट खाए हैं? कहीं नाम सुन रहे हैं महालेक्टो मिल रहा है चॉकलेट? वहाँ फेमस चॉकलेट था महालेक्टो, सुने होंगे आप। महालेक्टो आज सुनने में आता है, कहीं मिलता है कि दुकान में? वो बर्बाद हो चुका, खत्म हो गया। सहारा इंडिया पहले चलता था, सहारा खत्म हो गया। कहाँ गया पता नहीं चला। तो कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो पहले खूब थे, आज खत्म हो गए। वो दिवालिया बन चुके, बर्बाद हो चुके, ठीक है ना? तो वही कहा, ऐसे परिस्थिति की क्रिया जिससे एक जाति बर्बाद हो जाए, दूसरा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हम असहभोजिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में अंतर करें। आहार श्रृंखला क्या है और आहार जाल क्या है? चलिए अंतर करते हैं। तो आहार श्रृंखला श्रृंखला श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक एक पक्षीय दिशा में, एक यहाँ पे एक पक्षीय दिशा में, मतलब एक दिशा में, एक यहाँ पे पक्षीय दिशा में व्यवस्थित वैसे जीवों का समूह है। फिर समझिए, यानी कि आहार श्रृंखला श्रृंखला वृद्ध श्रृंखलाबद्ध, जो श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला में चलता है, श्रृंखलाबद्ध यहाँ पे तरीके से एक पक्षीय दिशा में व्यवस्थित वैसे जीवों का समूह है जिसमें एक जीव श्रृंखला में अपने से नीचे स्थित जीव को खाता है। मतलब देखो, इसका मतलब हुआ यहाँ पे आहार श्रृंखला क्या है? जैसे कि अब देखो, हम लोग घास फूस है, घास से शुरू करते हैं। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा कौन खाता है? बकरी खाता है। बकरी की कौन खाता है? शेर या आदमी खाता है? आदमी, ठीक है। मतलब देखो, सिंपल यही होता है फंडा। आप ही सोचना एक बार, क्या करता है? घास होता है, घास को कौन खाता है? हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। यानी कि यह आहार श्रृंखला है, एक दूसरे पर निर्भरता है। वही आहार श्रृंखला क्या है? तो आहार श्रृंखला एक ऐसी व्यवस्था है जो एक दूसरे पर निर्भर होता है। यानी कि एक आगे के जीव पीछे के जीव को खाता है, पीछे के जीव पीछे के जीव को खाता है, पीछे के जीव पीछे, मतलब एक दूसरे पर निर्भरता है। तो ये कहता है जिसमें एक जीव श्रृंखला से अपने नीचे स्थित जीव को खाता है तथा स्वयं स्वयं उसी श्रृंखला में अपने से ऊपर स्थित जीव द्वारा खाया जाता है। मतलब देखो, जो जीव नीचे की वस्तु खा रहा है, लेकिन वो उसका भी उस जो वस्तु, अगर मान ले यह हमारा बकरी है, बकरी बकरी और ये घास है, तो घास को तो खा जाएगा बकरिया, यानी कि बकरिया नीचे वाला वस्तु को खा जाएगा। लेकिन उसको क्या पता कि भाई बकरियों खाएगा कौन? आगे वाला कौन? शेर, शेर खा जाएगा, है ना? मतलब जो, अब घास को भी कोई बनता है, मतलब एक श्रृंखला बनता है। तो ये कहा गया अपने से नीचे स्थित जीव को खाता है तथा स्वयं स्वयं जो है, स्वयं श्रृंखला में अपने से ऊपर स्थित जीव द्वारा खाया जाता है। यानी कि ऊपर वाला खा लेगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, आहार जाल क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखला मिलाकर एक जाल बनती है। आहार श्रृंखला के इस जाल को आहार जाल कहा जाता है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में कई श्रृंखला बनाकर एक जाल बनता है जिसे आहार जाल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोकार्बन क्या है? ये- यह एक यह एक क्या है? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हाइड्रोजन कार्बन के सहयोग से बनता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये केमिस्ट्री का कुछ इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसलिए देखो, सबसे पहले आपको मैथ पढ़ना जरूरी है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, तब बायो। क्या है? कुछ श्रृंखला, मैथ के बिना आपको फिजिक्स समझ नहीं आएगा, फिजिक्स के बिना केमिस्ट्री समझ नहीं आएगा, केमिस्ट्री के बिना बायोलॉजी समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको सीरियल वाइज याद रखना। एक यह एक क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन H, कार्बन C के संयोग से बना होता है। ईंधनों के दहन एवं मोटर वाहनों में हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो ईंधन अगर दहन होगा, जैसे कि कोयला दहन हो रहा है, कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, एवं वाहन, यानी कि मोटर वाहन से हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन कहां से निकलता है? कोयला जलेगा तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, मोटरसाइकिल चलेगा तो धुआं निकलता है, हाइड्रोकार्बन निकलेगा।
जो जीवों के बीमारी के कारण बनते हैं और ये बहुत खतरनाक होता है और यही पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है, आगे चलिए। धुआं क्या है? धुआं आपको पता है? धुआं हमारे घरों से जब खाना बनते हैं तो धुआं निकलते हैं, बड़े-बड़े कारखानों से धुआं निकलते हैं। तो धुआं क्या है? तो याद रखना, आप एक घरेलू ईंधन के आपूर्ति एवं औद्योगिक से धुआं वायुमंडल में मुक्त होता है। सीधा जो हमारे घरेलू खाना घर में खाना बनता है तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। यहाँ पर तो लोग शहर में क्या करता है, गैस जलाता है, लेकिन गाँव में क्या जलता है? गाँव में गोरहा जाने ला, गोईठा, गोईठा उपला जानता है उपला? देखो, शहर वाले को कुछ नहीं पता, गाँव वाले को सब पता। गाँव वाला गोईठा गोईठा कहता है। यहाँ पे देखो हमारे भारत में क्या है, पते नहीं है। देखो भारत अगर किसी को कब्जाना है तो महिलाओं से सीखो। गाँव की महिलाएं क्या करती है, किसी का दीवार हो उससे कोई मतलब नहीं। जिस दीवार पर अगर गोईठा छाप दी उसका दीवार बन जाता है। चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे गारा गलवर हो जाए, जो हो, उसको छू नहीं सकता है। उस तरह से अगर बड़ा-बड़ा एथी के कब्जिया लेती है औरत लोग, पता है? सरकारी भवनों की कब्जिया लेती है। पहले जाएगी, पहलका दिन क्या करेगी, एक जगह गोईठा गोईठा जो उपला जानते हैं, उसको थोप देगी, ठीक है? थोप देगी, तो वो कहेगा कहती कि बिहान में हम यहीं में थोपेंगे। दूसरा का कोई नहीं थोपतेगा, 2 गो 4 गो थोपेंगे, पूरा दीवारवा को थोप देगी। अब दीवार पर जो जो औरत ऊपर थोप दी, उपला बना दी, उपला मतलब गोबर जो होता है, गाय का गोबर, भैंस का गोबर बनाकर थोप देती है और सूख जाता है तो जलावन का काम आता है। और जिस दीवार पर थोप देती है वो दीवारवा वो है औरत का हो जाएगा। पर दूसरा का थोपने गया तो झगड़ा हो जाता है। भले उसका दीवार नहीं है। इसलिए अगर कब्जियाना हो तो बस औरत सब को छोड़ दो, ठीक है? जो भी कब्जियाना हो चीनों को कब्जिया लेगा। अमेरिका तक पहुंच जाएगी। ये सब इतना फास्ट होती है गाँव का औरत लोग, ठीक है? तो वही कहता है जब गोरहा मतलब गोरहा हम लोग कहते हैं उसको भोजपुरिया में गोरहा, गोरहा ठुकाता है और भोजपुरिया सब जान रहा होगा और उसको हम लोग गोईठा कहते हैं। ठीक है ना? गोरहा, गोईठा, जो भी नाम देना है दीजिए। उपला जानिए, सीधा समझ, हिंदी में उपला ही कहते हैं उसको। उपला लोग जानता है। चलिए, तो यहाँ पे घरेलू ईंधन की आपूर्ति एवं औद्योगिक से धुआं निकलता है। उद्योगों से धुआं वायुमंडल में मुक्त होता है। ठीक है ना? धुआं में ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के वहाँ पे छोटे-छोटे कण होते हैं। धुआं में देखना बहुत छोटे-छोटे कण होता है, जिसमें कुछ ठोस भी होता है, कुछ उसमें तरल भी पदार्थ होते हैं। तरल एवं ठोस दोनों उसमें धुआं में निकलते हैं। ठीक है ना? यह पौधे एवं मनुष्य के विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुँचाते हैं। बात सही है, धुआं जो है पौधे और मनुष्य को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है? आगे चलिए। अगले क्वेश्चन है हैजा के कारण बताइए। हैजा का कारण यहाँ पे कैलोरी नामक जीवाणु है। तो हैजा एक बीमारी का नाम है। हैजा का कारण जो है एक प्रकार के यहाँ पे कैलोरी नामक जीवाणु है। इस जीवाणु से दूषित पेयजल, खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है तो यह रोग हो जाता है। यानी सिंपल बात है कि हैजा बीमारी कैसे होता है, कारण क्या है, क्वेश्चन 2015 में पूछा था कि हैजा का कारण है यहाँ पे एक कैलोरी नामक जीवाणु और इससे कैलोरी नामक जीवाणु से प्रभावित अगर पानी है या खाद्य मतलब कुछ खाने की वस्तु अगर खा लेंगे, पी लेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगा। तो ये कहता है यहाँ पे कैलोरी नामक या जीवाणु के कारण होता है। इस जीवाणु से दूषित पेयजल मतलब पीने के पदार्थ, खाद्य पदार्थ मतलब खाने की वस्तु के ग्रहण किया जाता है तो यह उत्पन्न हो जाएगा हैजा। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन आपको है जीव के अनुवांशिकी रूपांतरण के मूलभूत चरण कौन-कौन से हैं? देखो जीव के यहाँ पे रूपांतरित अनुवांशिकी रूपांतरण का मूलभूत चरण कौन क्या है? ध्यान रखना यहाँ पे वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचानना, उसका यहाँ पे चिन्ह डीएनए का परपोषित में रूपांतरण, उसके बाद है यहाँ पे स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसको संतति रूपांतरित करना। यह बेसिकली 3 पॉइंट है जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है जैव विविधता अनुवांशिकी। जैव विविधता अनुवांशिक कृषि के लिए किस प्रकार का उपयोग है? तो नई फसलों से यहाँ पे स्रोत के रूप में यानी कि जो जैव विविधता है उसके अनुवांशिकी कृषि के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो नए फसलों को यहाँ पे स्रोत के रूप में, यहाँ पे उन्नत किस्म के प्रजनन के लिए यहाँ पे सामग्री के रूप में मतलब नया-नया मतलब खोज होता रहे सामग्री के रूप में नए जीव निम्नीकरण
पीड़कों के रूप में। ये 3 है जो आपको जैव विविधता आनुवंशिकी कृषि के लिए उपयोगी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका 80 क्वेश्चन क्लियर होता है और हर क्वेश्चन हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन क्लियर करते हैं ताकि आपको धीरे-धीरे पढ़ाई हो। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नंबर दिख रहा है जिसमें आपको 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन पढ़ोगे आप आराम से 400 प्लस इजी से कर पाओगे। यह एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग और ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करना फटाक से मेरे दोस्त। और जब तक नहीं लीजिएगा, जब तक आपका भाड़ा पार नहीं उतरने वाला। खाली पोथा रखने से, गैस रखने से कुछ नहीं होगा। इतना इजी डिफिनीशन सिर्फ यहीं पे मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो मेरे दोस्त, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।